जय हिंद। अभी जो है सो आपका क्लास 10 का जो है सो साइंस के बारे में देख रहे हैं, जिसमें हमारा साइंस से भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना ही होगा। जो हमारा बीपीएससी एग्ज़ाम जो आप लोग तैयारी करते होंगे, इधर आपका बीपीएससी इसमें है। बीपीएससी अब जो है ट्री 4 होने वाला है, बीपीएससी ट्री 4, ठीक है। इसके बाद हमारा दरोगा होता है, बिहार दरोगा। रेलवे एनटीपीसी में भी जो भी होगा, आरपीएफ का होगा, चाहे कोई भी होगा, एसएससी का भी होगा। तो साइंस से जनरलाइज क्वेश्चन इतना से ही रहता है, जो आपको ये क्लास 8 में भी पढ़े होंगे तो थोड़ा थोड़ा रहता है, 9th में थोड़ा सा, 11th में थोड़ा सा, 10th में थोड़ा सा, उस तरह से पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हो जाता है। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया ये। तो अब हम साइंस में जब डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। हम सीधा शॉर्ट लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एवं क्या है? समीकरण, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा आपका अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे, डेली डेली खाते हैं नमक, लवण नहीं जानते हैं। अब सब बताएंगे कि अम्ल किस में बदल जाता है, क्षार किस में बदलता है। डायरेक्ट ये एग्ज़ाम 10th में डायरेक्ट पूछता है, ऑप्शन दे करके दे देगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। अधातु, ठीक है। हम इसमें शॉर्ट में लिखते चलते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ना है तो आपको बेसिक जानकारी थोड़ा बहुत रखना ही होगा। पहले तो चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आपको इधर धातु अधातु हो गया, तो जिसमें हम चलते हैं यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्योंकि इसमें पेन लेने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। इसके बाद है कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, उसके यौगिक है, यौगिक, ठीक है। इसमें इसके बाद है हमारा, इसके बाद है तत्वों का आवर्त यौगिक वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण से याद रखिए। आवर्त सारणी पढ़े होंगे, जिसमें 118 तत्व है और उसमें हमारा 92 को इधर क्या हो जाता है, और 100 धातु अधातु में बटा हुआ है, तो वो याद रखिएगा। 92 और क्या कितना होता है वो तो याद नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद है हमारा जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम है। क्योंकि सब कुछ याद होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी को याद नहीं रहता है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, कोई भी भगवान भी यहाँ पे कोई भगवान के रूप में आया नहीं है जो सब कुछ याद ही रहेगा। सब कुछ सीखा जाता है और धीरे धीरे भूला भी जाता है। 10 दिन छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, भूल जाइएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट आप भूल नहीं सकते, लेकिन मैथ के अलावा कोई भी जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो वो भूल जाएंगे। अब मैथ में कुछ भी पढ़ेंगे तो वो याद रहता है, क्योंकि एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ चीज़ यादें रखने होंगे और कुछ जो है उसको प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके ही होगा। इसके बाद है हमारा नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। हम शॉर्ट में लिखते चलते हैं, आपको सीधा टॉपिक पर भी डिस्कशन करना है। इसके बाद है हमारा जीवों का, इसमें है क्योंकि यहाँ से पेन लेना पड़ता है, तो ये सब आइडिया हमें अभी तो है नहीं उतना, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग के साथ भी अच्छा से प्रैक्टिस होते रहेगा। इसके बाद नियंत्रण समन्वय हम लिख दिए थे। इसके बाद है जीव जनन कैसे करता है, ठीक है, जीव जनन कैसे करता है। तो जीव जनन कैसे करता है आप बताइए। सबका जनन करने की क्षमता अलग, रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। आदमी का कैसे होता है, मतलब मानव का, फिर जैसे जो भी जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, बैल, भैंस, सबका जनन की क्षमता अलग अलग होती है, कीड़े मकोड़े सबका। इसके बाद है आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास कैसे होता है, ठीक है, ये है।
इसके बाद है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का जो है परावर्तन, परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसमें पेन लेना पड़ता है, हर एक बार नीचे यहाँ से देखना पड़ता है, खोजना पड़ता है। इसके बाद है हमारा मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है, ये है, इस टॉपिक को भी देखेंगे। विद्युत है, इसके बाद हमारा विद्युत चैप्टर है, ठीक है, विद्युत है। इसके बाद है हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव ये है। इसके बाद है हमारा ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, इसमें आप सभी पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या क्या होता है, ग्लूकोज, वह सब आप इसमें देखेंगे। इसके बाद है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट के बारे में भी देखना है इसमें, पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है, आप समझ जाइए, सीधा शॉर्ट में लिखते हैं हमारा पर्यावरण। उतना तो माइंड को तेज बनाना होगा, नहीं माइंड तेज बनता है तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, और नहीं भी तेज बनता है थोड़ा बादाम किशमिश चौरा ये सब भी खाया करें, और नहीं होता है तो शादी विवाह भी कर लीजिए। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन है, इसके बाद प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ठीक है। अब इसमें कुछ शब्दावली भी होंगे, तो ये हम धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब रासायनिक अभिक्रिया है, तो उससे पहले हमारे एक सभी किताब एनसीईआरटी में लिखा रहता है भारत की प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखा रहता है, प्रस्तावना ये आप देखेंगे सभी बुक में लिखा रहता है, तो इसको एकदम याद रखेंगे, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद जय भारत। तो इसको पूरी तरह से याद होना चाहिए, इसमें न्याय की बात स्वतंत्रता की बात एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, ये पॉलिटी में चलेंगे, और अभी हम चलेंगे आपको जो है सो क्या बोलते हैं, इधर आप चैप्टर पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है साइंस का, साइंस का जो हम रासायनिक अभिक्रिया देखे थे, तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए किसमें क्या पढ़ना है, क्लास 10th के बच्चे वो पढ़ेंगे। इसमें एक संतुलित और असंतुलित, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, क्या हम बता रहे हैं वही पढ़ना है। अब इस पर जब हम पढ़ाने के पर्पज से आएंगे तो बताएंगे। तो ये संतुलित असंतुलित इसमें आपको कम से कम पढ़ना ही है, किसको संतुलित कहते हैं किसको असंतुलित, ठीक है। समीकरण से इतना सारा पूछता है। इसमें और है एक भौतिक अभिक्रिया, जो कि वो क्लास 10 के लिए संतुलित असंतुलित था। भौतिक अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये दोनों जो है ना, ये बीपीएससी हो दरोगा हो सब में पूछता है। जैसे दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में याद रखना, इसमें देखिए अवस्था भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, अवस्था भी चेंज हो जाएगा, और जो है सो इसमें क्या होगा, रंग में भी परिवर्तन होगा, और गैस का उत्सर्जन में भी परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन होगा। तो इसमें जो है क्या क्या परिवर्तन होगा, अवस्था होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, फिर इसके बाद टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, इसके बाद आपका गैस के उत्सर्जन में परिवर्तन होगा, इसके बाद रंग में भी होगा, ठीक है, इतने सारे होते हैं। तो दूध का दही में बदलना, इसके बाद जो है मक्खन बोलते हैं ना, दही का पनीर में बदलना, मक्खन में बदलना, उस तरह से होता है। तो वो सब चेंजेबल चीज़ से देखिए नया चीज़ बन जाता है। यानी रासायनिक का मतलब हुआ कि कोई नया चीज़ हो जाना, रासायनिक का मतलब नया बनना, ठीक है, सीधा याद रखिए। अब जैसे है भौतिक, तो
भौतिक में नया नहीं बनेगा। जैसे पानी को जो है ना, चीनी मिलाने पर, पानी को चीनी के साथ मिलाने पर, ठीक है, तो चीनी के साथ मिलाएंगे तो फिर भी तो पानी ही रहेगा, भले मीठा लगे चाहे खट्टा लगे। और देखिए इसके बाद है बर्फ़ का गलना, फिर वही चीज़ तो हो गया, पानी का पानी ही हो गया। ये सब भौतिक परिवर्तन, कुछ नया नहीं बनेगा तो समझ जाना है कि वो भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो पढ़ने में बहुत सारे समस्याओं से आप उलझ रहे हैं। तो हमने ये डिस्कस किया। और देखिए इसमें और क्लास 10 के लिए अभिकारक और प्रतिफल को याद रखेंगे, ठीक है, संतुलित में आपको काम आएगा। और इसमें आपका जैसे जैसे है, हाँ, और ये हम इसमें विशेष ध्यान देंगे। सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल पर प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला को याद रखेंगे। ये कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, इसमें इसका फार्मूला होता है 6CO2 + 12H2O, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से हम जब क्लोरोफिल डालेंगे, सूर्य प्रकाश डालेंगे, सूर्य प्रकाश से जब अभिक्रिया करेगा तो इससे हमारा बनेगा, क्या बनेगा, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया, + 6O2 + 6H2, 6O2 के बाद कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं 6H2H, यहाँ तो लिखा नहीं रहा है, यहीं लिख देते हैं 6H2, ठीक है, इतना बनेगा। तो ये एकदम याद रखना है क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछ देता है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल से भी क्रिया याद रखना है, ठीक है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज से भी आपको याद रखना होगा कि सबसे मीठा क्या होता है, बताइए, तो फ्रुक्टोज होता है, मीठा शर्करा भी उसको कहा जाता है। तो ये सब ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या करना है, डेली पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है, तब जाके याद होगा। क्योंकि अब इसके बाद कंपटीशन के लिए क्या पूछेगा भाई, क्लास 10 से भी पूछेगा, कैसे पूछेगा ये हम चीज़ देखते हैं। अब जैसे आपसे पूछ देगा कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ, आपसे पूछ देगा बिना बुझा हुआ चूना, तो ये क्या होता है, तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, यहाँ और 2 रहता तब होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बिना बुझा हुआ चूना, ये H2O के साथ जब अभिक्रिया करता है तो इसका फार्मूला बनता है CaOH2, ये हुआ बुझा हुआ चूना। तो आपको देखिए यहाँ से हम 2 टर्म आ गया, एक बुझा हुआ चूना और एक बिना बुझा हुआ। तो CaO क्या हुआ, ये हुआ बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, चूना। अब CaOH2 क्या हो गया, तो ये देखिए आपका, अब CaOH2 ये हुआ बुझा हुआ चूना, दोनों में आप लोग समझ गए, बुझा हुआ चूना। यही क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब फार्मूला याद होना चाहिए, CaSO4, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना होगा। क्लास 10 के लिए संयोजन अभिक्रिया याद रखना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा। क्लास 10 के लिए तो एकदम हल्का है, जो फार्मूला सब एकदम याद रखिए, हाइड्रोजन, हीलियम। तो पहले पीरियोडिक टेबल का ध्यान रखिए। देखिए जब हम केमिस्ट्री पढ़ने चलते हैं और फिजिक्स पढ़ने चलते हैं तो इसमें भी और इम्पोर्टेंट फार्मूला का भी ध्यान रखना है। और जब पीरियोडिक टेबल में जब चलेंगे तो इसका हम जैसे अभी लिख रहे हैं, देखिए हमको 30 तक याद है। कैसे याद है,
तो उसको बार बार देखते रहे, कभी न कभी रिवीजन करते, उसके सामने खड़ा हो जाना है। तो इसमें हम लेंगे जैसे प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम है, मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, इसके आगे लिखते हैं सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, इसके बाद होता है हमारा क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन नहीं होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद स्कैडियम, कैल्शियम के बाद स्कैडियम, इसके बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, निकेल होता है, निकेल के बाद आयरन, इसके बाद होता है कॉपर, निकेल, क्रोमियम, निकेल, आयरन, कॉपर, जिंक। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से होता है क्रोमियम, निकेल, इसके बाद आयरन, वही लोहा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है, क्रोमियम के बाद मैग्नीज होता है, याद रखिए, मैग्नीज नहीं, Mn होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीज होता है यहाँ पे Mn। ये हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, देखिए हम भी थोड़ा सा बुला रहे हैं। क्रोमियम के बाद मैग्नीज होगा, इसके मैग्नीशियम तो 12 में हो गया ना, और मैग्नीज होगा, Mn होगा, आयरन, इसके बाद होता है आपका कॉपर, इसके बाद होता है निकेल, तब जिंक होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये सुधार कर लीजिएगा ये लोग, आप लोग भी। ठीक है, अब इस पे लिखने में भी हमको नहीं बन रहा है, अभी तो आज पहला वीडियो इस पे बना रहे हैं, किसी से सीखे भी नहीं हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो जिंक तक याद रखना है। ठीक है, जिंक का 30 नंबर पड़ता है। तो अब इसमें और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन, इससे भी क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन उपचयन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये सब जो है सो थोड़ा सा देख लेंगे, ये पहला टॉपिक का हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण पे। तो इसमें आपका जो है कैसे कैसे होता है, अब देखिए लिटमस जो होता है विलियन, ये रंजक का काम करता है। तो इसमें भी याद कैसे रखना है, अम्ल, देखिए क्लास 10 के लिए अम्ल और क्षार में अंतर पूछता है। ठीक है, अम्ल पूछेगा किस में बदलता है, तो अनिला, उसका ट्रिक याद रखना है। अनिला यानी अम्ल है, नीला लिटमस को लाल में बदलता है। ठीक है, और दूसरा याद रखना है, ट्रिक हो गया आपका। इसके बाद दूसरा याद रखना है छालना। क्या याद रखना है, छालना। देखिए क्षार है, लाल लिटमस को नीला में बदलेगा, समझ गए ना, सिंपल याद रहेगा तो आपसे बन जाएगा। तो ये याद रखना है। ठीक है, अम्ल क्षार हो गया, इसमें आपको अंतर भी याद रखना है। तो यही सब है इसमें, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सब इसमें दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो कंपटीशन के लिए अब याद क्या रखना है, तो इसमें pH वैल्यू। तो देखिए अब हम pH वैल्यू का चर्चा किए, तो आप pH से आप पूरा याद रखिएगा, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी pH है, इसका खोज किसने किया, तो सोरेनसन ने किया था 1909 में। ये सब याद रखना है। pH जो है इसमें सूचक याद रखना है, जैसे एक डायग्राम हम बनाएं, यहाँ पे किसका कितना वैल्यू होगा, ये हम मान लो 0 है, ये इधर -7 है और इधर +7 है। ठीक है, तो ये याद रखते हैं, +7 हो गया और -7 तो नहीं लेना है, ये हम जो है सो इसके आगे लेके चलते हैं, 14 हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इससे ये नहीं होगा। 0 से 7, ये हमारा 7 से नीचा होगा तो ये अम्ल होता है। ठीक है, जब 7 से ऊपर जब जाता है तो वो क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। तो चलिए फिर से लेते हैं, काहे कि यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप लोग देखिए
0 से शुरुआत होता है 7 और यहाँ 14, तो ये क्षार हो गया और ये अम्ल हो गया, ठीक है ना। ये जो है हमारा 7 जो होता है ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन याद रखिएगा, 7 जो होता है उदासीन होता है। तो इसमें क्या है कि पीएच वैल्यू आपको पूछेगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन याद रखना है। अब सबका अलग अलग होता है, तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट है आपको वो याद ही रखना होगा। कैसे, कौन कौन याद रखना होगा, तो इस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। कौन कौन बता रहे हैं? डायरेक्ट एग्जाम में बीपीएससी हो, दरोगा हो, चाहे एनटीपीसी, रेलवे कुछ हो, तो लार डायरेक्ट पूछता है लार का पीएच वैल्यू कितना है, तो 6.4। तो 6.4 है तो कहने का मतलब ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। क्या हुआ? अम्ल हुआ। ये प्रकृति बताना है, ठीक है। इसके बाद नींबू, नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है 2 पॉइंट कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया अम्ल, क्योंकि खट्टा है। ऐसे भी पढ़े होंगे कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा और क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। तो सिंपल है, याद रखना है। नींबू का समझ गए आप लोग। इसके बाद जल याद रखिएगा, तो इसमें भी शुद्ध जल। देखिए जल में 3 प्रकार है। एक शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ये उदासीन होता है। लेकिन समुद्र का जल, समुद्र जल ये नमकीन होता है, तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है आपका ज़्यादा होता होगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा होता है, 8 पॉइंट कुछ होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास इतना ही है।